डीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड बीएड सेकेंड सेम के लिए आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज का अध्ययन अध्यापन करेंगे, जिसका टॉपिक है द मेन पॉइंट्स ऑफ लेसन प्लान। ओके, लास्ट ईयर से ही डीएलएड फर्स्ट ईयर में ये पेपर लॉन्च हुआ है कि विद्यार्थियों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के साथ ही साथ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले अपने रजिस्टर में या फाइल में पहला पॉइंट लिखना है लेसन प्लान नंबर का। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट होएगा जनरल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट होएगा जनरल इंफॉर्मेशन। ये मेन टॉपिक होएगा लेसन प्लान नंबर, कौन सा लेसन प्लान नंबर है आपका 1 2 3 जो भी। और उसके बाद पहला पॉइंट होएगा जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके प्रैक्टिस टीचिंग के स्कूल की जानकारी एवं छात्र अध्यापक की जानकारी होगी, जैसे स्कूल नेम, क्लास, पीरियड, टाइम ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक का नाम क्या है, स्टूडेंट टीचर्स नाम एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट होएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो लैंग्वेज में जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि अगर इंग्लिश प्रोज की बात करें तो फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स होता है टू एनेबल द स्टूडेंट्स रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट होता है टू एनेबल देम टू कंप्रीहेंड पैसेज टॉट। थर्ड होता है टू एनेबल देम टू गेट इंजॉयमेंट ऑफ रीडिंग इंग्लिश प्रोज। इस तरीके से कम 5 आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 होने चाहिए, और जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं, किंतु जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर आप स्टोरी पढ़ा रहे हैं या ड्रामा पढ़ा रहे हैं या कोई संस्मरण पढ़ा रहे हैं या कोई भी आप गति की किसी विधा का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रीवियस नॉलेज। विद्यार्थी किसी भी कक्षा में पढ़ता है, जैसे जनरली हम बीएड में जो अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं वो 6 क्लास से स्टार्ट होता है, और जो डीएलएड में अध्ययन अध्यापन कार्य करते हैं वो फर्स्ट क्लास से होता है। तो यदि हम 4th क्लास के बच्चे के लिए प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे हैं तो उसने सेकंड क्लास में उस टॉपिक से बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, उस स्टोरी के बारे में या उस लेखक के बारे में कुछ ना कुछ को नॉलेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका टीचिंग मटेरियल। हम अपने प्रैक्टिस टीचिंग में जिन जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपका मॉडल हो गया, आपका टीचिंग एड हो गया, आप पिक्चर यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज टीचिंग में जो टेक्स्ट बुक होती है या रीडर जो होता है वो अनिवार्य रूप से हम उसको उपयोग में लाते हैं। उन सारी बातों का विवरण हम यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट बिंदु है टीचिंग मटेरियल हो गया। उसके बाद है टीचिंग मेथड्स। लैंग्वेज टीचिंग में जिन जिन मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे प्रोज टीचिंग में मुख्य रूप से हम क्वेश्चन आंसर टेक्निक का प्रयोग करते हैं और टेक्स्ट बुक मेथड का यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन लेसन प्लान का अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज का और दूसरा जो कॉलम होता है वो स्टूडेंट एक्टिविटीज का होता है। तो स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज वाले कॉलम में टीचर्स के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट एक्टिविटीज वाले कॉलम में विद्यार्थियों के द्वारा उनके आंसर दिए जाते हैं, और इस विधि के द्वारा हम अपने टॉपिक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि आप अपनी प्रस्तावना को या अपने टॉपिक को प्रश्न उत्तर के माध्यम से ही निकालें। आप अन्य विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं, जैसे मॉडल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद होता है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम होता है वो इंट्रोडक्शन का अंतिम पार्ट होता है। जब हमारा टॉपिक निकल आता है तो हम अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेसन, जो भी हमारे लेसन का नाम हो, जैसे द बेनियन ट्री है ना,
इस तरीके से जैसे मान लो हमारे लेसन का नाम है द बेनियन ट्री, तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लेसन द बेनियन ट्री। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपके लेसन प्लान का, जिसके अंतर्गत 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है कंटेंट का, दूसरा कॉलम होता है स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज का, थर्ड कॉलम होता है स्टूडेंट एक्टिविटीज का, और लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो होता है ब्लैक बोर्ड वर्क का। अब कंटेंट में क्या आएगा? कंटेंट में जिस पाठ्य वस्तु को या जो कंटेंट आज के टॉपिक में हम पढ़ा रहे हैं उसके शुरू के 2-3 लाइन लिख दिए जाते हैं, फिर डैश डैश करके अंत के 2-3 लाइन 2-3 शब्द लिख दिए जाते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज में 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट्स होएगा मॉडल रीडिंग, दूसरा पॉइंट होएगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, थर्ड पॉइंट होएगा इमिटेशन रीडिंग, फोर्थ पॉइंट होएगा सॉल्व डिफिकल्टीज, और फिफ्थ पॉइंट होता है साइलेंट रीडिंग का। ब्लैक बोर्ड वर्क में इसके बाद आता है स्टूडेंट एक्टिविटीज में, तो उनको हम उस कॉलम में लिखते हैं। फिर लास्ट में होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में सबसे पहले हम लिखते हैं टॉपिक का नाम। अब मान लो जैसे स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा आपके कंटेंट का मॉडल रीडिंग किया जा रहा है, तो स्टूडेंट्स वाले कॉलम में स्टूडेंट क्या करेंगे? द स्टूडेंट्स विल फॉलो इन देयर रीडर और टेक्स्ट बुक, ठीक है। और स्टूडेंट टीचर्स वाले कॉलम में क्या करेगा टीचर मॉडल रीडिंग में? द टीचर विल रीड द लेसन विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले मॉडल रीडिंग की जाएगी, फिर उसके बाद आपका आएगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होएगा? The teacher will expose the pronunciation of the difficult words. स्टूडेंट टीचर ये करेगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड्स। और जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वहां पर हम उन सारे वर्ड्स को 4-5 वर्ड्स को लिख देंगे। इसी तरीके से आपका इमिटेशन रीडिंग होएगा। फिर इमिटेशन रीडिंग के बाद आपका सॉल्व डिफिकल्टीज होएगा। सॉल्व डिफिकल्टीज के बाद आपका साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में क्या करेगा? द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन साइलेंटली इन देयर माइंड। और स्टूडेंट्स वाले कॉलम में क्या होएगा? द ऑल स्टूडेंट्स विल डू साइलेंट रीडिंग। उसके बाद आता है आपका कंप्रेहेंशन। कंप्रेहेंशन में जो आपकी प्रेजेंटेशन में जितना आपका कंटेंट लिया गया है उस कंटेंट से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। एक बात और, प्रेजेंटेशन में आप उसको 2 यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 यूनिट्स में भी हो सकता है। जैसे अगर हम प्रेजेंटेशन में हम 2 यूनिट्स को डिवाइड कर ले हैं तो हमें लिखना पड़ेगा टुडे वी विल डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स फॉर द टॉपिक। तो फर्स्ट यूनिट्स में सारी एक्टिविटीज वही होंगी जो मैंने बताया, और सेकंड यूनिट्स में भी वही होंगी। लेकिन फर्स्ट यूनिट्स के बाद हमारा कंप्रेहेंशन होएगा, जिसमें कम से कम आपके 4 क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। हमारा कंटेंट कितना हो? कंटेंट के अंदर हमारे कम से कम इतना टॉपिक होना चाहिए, इतना मैटर होना चाहिए, कम से कम उसमें से 7-8 क्वेश्चंस निकल पाए, जिनमें से 4 क्वेश्चन हम कंप्रेहेंसिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब उसके बाद आता है रिकैप्चुलाइजेशन। तो रिकैप्चुलाइजेशन जो होता है, यदि हमारे कंटेंट की या जो हमारा प्रेजेंटेशन हमने 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, तो रिकैप्चुलेशन वर्क में जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो 4 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 2 फर्स्ट यूनिट से, 2 सेकेंड यूनिट से। 5 नहीं करते हैं क्योंकि हम फिर किसी एक यूनिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिससे हमने 3 क्वेश्चन किया है और जिससे हमने 2 क्वेश्चन किया है उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए हम 4 क्वेश्चंस को रखते हैं। हालांकि 6 क्वेश्चन इसमें रखे जा सकते हैं, लेकिन फिर हमारा लेसन प्लान जो होता है वो लेंदी हो जाता है, तो हम इसमें 4 क्वेश्चन ही रखते हैं, 2 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से, 2 क्वेश्चन सेकेंड यूनिट से। उसके बाद आता है प्रैक्टिस वर्क्स। तो प्रैक्टिस वर्क जो हमारा होता है उसमें हम क्लास में ही, जब हमारा लेसन हो जाता है तो हम क्लास में ही बच्चों से पूछ लेते हैं। तो सामान्यतः हमारा प्रैक्टिस वर्क होता है या क्लास वर्क होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस के होते हैं। जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, मैचिंग पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, या चूज द फॉलोइंग, कुछ उसमें ऑब्जेक्ट दे दें फिर उसमें से चूज कर लें। तो इसके भी हम
4 क्वेश्चन ही बनाते हैं, चाहे आप फिल इन द ब्लैंक्स बना लें, चाहे आप मैचिंग बना लें, चाहे ट्रू फॉल्स बना दें, या कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दें 3 या 4, उनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट आपको चुनने के लिए दे दी जाए। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस वर्क होता है। इसके बाद आता है हमारा 13 पॉइंट्स होमवर्क। होमवर्क में हम विद्यार्थियों के लिए सेपरेट 2 क्वेश्चन देते हैं, 1 फर्स्ट यूनिट से और 1 सेकेंड यूनिट से, ताकि विद्यार्थी घर पे जाकर हमारा जो लेसन प्लान जो हमने पढ़ाया है उस पूरे लेसन प्लान को रिवाइज कर सके। यदि हम इसमें एक क्वेश्चन देंगे तो बच्चा जो आप फर्स्ट यूनिट से या सेकेंड यूनिट से तो केवल उस यूनिट का रिवीजन करेगा, बाकी पोर्शन को छोड़ देगा। तो इसलिए हम होमवर्क में 2 क्वेश्चन देते हैं, एक 1 फ्रॉम 1 यूनिट और सेकेंड फ्रॉम सेकेंड यूनिट्स। ठीक, उसके बाद हमारा और होमवर्क के बाद ही विद्यार्थी समझते हैं कि हमने होमवर्क दे दिया बच्चों के लिए तो हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, किंतु ऐसा नहीं है। लेसन प्लान का अंतिम पॉइंट होता है सिग्नेचर्स। जब तक सिग्नेचर वाला कॉलम कंप्लीट नहीं होता तब तक लेसन प्लान कंप्लीट नहीं माना जाता। इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर कराएंगे आप स्टूडेंट टीचर्स सिग्नेचर, जो कि आप खुद होते हैं। दूसरे नंबर पे साइन होते हैं सब्जेक्ट टीचर्स के, ठीक है। तीसरे नंबर पे साइन होते हैं ऑब्जर्वर की। तो जब आप अपना लेसन प्लान पूर्ण कर लेंगे उसके बाद उस पे आप अपने खुद के सिग्नेचर करके ही आप अपने सब्जेक्ट टीचर के सम्मुख अपने लेसन प्लान को लेकर जाएंगे, ताकि सब्जेक्ट टीचर यदि उसमें कुछ करेक्शन करने का होएगा तो टीचर उसमें करेक्शन कर देंगे, या ओके होएगा तो आपको उस पर सिग्नेचर करके टीचर बोल देगा कि आप अपने जिस भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जिस भी स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है आप जाएं और वहां पर उसको पढ़ा सकें। अंत में जो सिग्नेचर होते हैं वो ऑब्जर्वर के होते हैं। अगर हम डीएलएड की बात करें तो जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा नियुक्त एक टीम होती है हटा डाइट के द्वारा, जो ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए जाते हैं। या अपने कॉलेज हमारे कॉलेज की बात करें तो महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर्स की टीम होती है। तो वो आपके प्रैक्टिस टीचिंग वाले विद्यालय में जाएंगे और वहां आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो आप जिस क्लास में टीचिंग कर रहे होंगे उसी समय ऑब्जर्वर जाएंगे और वहां पर वो आपके लेसन प्लान पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट से लेसन प्लान का जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है आपके किसी भी अध्यापक शिक्षण प्रोग्राम का। अगर आपने प्रैक्टिस टीचिंग का कार्य नहीं किया है तो आपका अध्यापक प्रशिक्षण का कोर्स करने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि आप पहले ही इससे पहले एमएससी या और भी बड़ी बड़ी डिग्रियां कर चुकी होती हैं। ठीक है, तो ये सब आप दीज आर ऑल अबाउट द लेसन प्लान। थैंक यू।